आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कई बड़ी चीजें हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही अहम घटनाओं की जो देश का भविष्य तय कर रही हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो आज हम दो बहुत बड़ी कहानियों में गहराई से उतरेंगे। पहली कहानी एक नदी की है जिसका पानी दो राज्यों के बीच तनाव की वजह बन गया है, और दूसरी कहानी एक पूरे इलाके की जो अपनी पहचान और अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। सवाल ये है कि इन दोनों संघर्षों की जड़ में आखिर है क्या। चलिए अपनी पहली कहानी के लिए चलते हैं दक्षिण भारत। यहाँ कृष्णा नदी पर एक बांध है, आलमट्टी बांध, और यही बांध पड़ोस के राज्यों के बीच एक बहुत बड़े विवाद का सेंटर पॉइंट बन गया है। अब देखिए, सुनने में तो ये सिर्फ 5 मीटर का फर्क लग सकता है। कर्नाटक सरकार चाहती है कि बांध की ऊंचाई 519 मीटर से बढ़ाकर 524 मीटर कर दी जाए। लेकिन इसका असर सोचिए, पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो 173 टीएमसी से सीधे बढ़कर लगभग डबल, मतलब 300 टीएमसी हो जाएगी। और बस यही है इस पूरे झगड़े की असली जड़। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए ना हमें कृष्णा नदी के सफर को देखना पड़ेगा। तो ये नदी निकलती है महाराष्ट्र से, फिर पहुंचती है कर्नाटक जहां ये आलमट्टी बांध है। इसके बाद यही पानी आगे तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश तक जाता है। तो ये तो साफ है कि कर्नाटक में अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर इन दोनों राज्यों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डर किस बात का है? डर इसी बात का है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को यही लग रहा है कि अगर बांध की कैपेसिटी बढ़ गई तो उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा, और इसका मतलब खेती और पीने के पानी का एक बड़ा संकट। बस यही वजह है कि वो इसका इतना विरोध कर रहे हैं। चलिए अब दक्षिण से सीधा चलते हैं भारत के उत्तरी छोर पर, लद्दाख, जहां ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने अब एक बहुत ही गंभीर और हिंसक मोड़ ले लिया है। और ये अब कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं रह गया है। हाल में जो हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की जान चली गई और 80 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। तो ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? इनकी दो मेन डिमांड्स हैं। पहली, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से हटाकर एक पूरा राज्य, मतलब फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, और दूसरी, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो सवाल उठता है कि ये एक 6ठी अनुसूची आखिर है क्या चीज? देखिए, ये हमारे संविधान का एक बहुत स्पेशल प्रोविजन है। ये आदिवासी इलाकों को अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति से जुड़े लोकल मामलों पर खुद के कानून बनाने की पावर देता है। और लद्दाख के लोग भी कि यही ऑटोनॉमी चाहते हैं ताकि वो अपनी यूनिक पहचान और अपने रिसोर्सेज को बचा सकें। इस सब की जड़ें जाती हैं साल 2019 में। याद होगा जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां कोई विधानसभा नहीं थी। बस उसी के बाद से लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मांग तेज होती चली गई और आज इसने एक इतने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। तो देश के अंदरूनी मामलों से हटकर अब एक नजर डालते हैं कि भारत स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर क्या कर रहा है। यहाँ भी एक बड़ी खबर है। चलिए बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नई अचीवमेंट की। भारत ने एक ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी हासिल कर ली है जो दुनिया के गिने चुने देशों के ही पास है, और वो है रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर का कामयाब टेस्ट। ये देश की स्ट्रेटेजिक पावर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है सच में। इस टेस्ट के साथ ही भारत अब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। इस क्लब में कौन कौन है? रूस, अमेरिका, चीन और नॉर्थ कोरिया, और अब भारत। और जिस मिसाइल का टेस्ट हुआ वो है न्यूक्लियर केपेबल अग्नि प्राइम। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर्स तक। लेकिन रेल लॉन्चर का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इसका फायदा ये है कि मिसाइल को ट्रेन से देश के किसी भी कोने में ले जाकर चुपके से लॉन्च किया जा सकता है। इससे हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो ऐसे फैसलों की जिनका असर हमारे पर्यावरण और हमारी इकोनॉमी दोनों पर पड़ रहा है। तो पहले एक अच्छी खबर एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई। तमिलनाडु में जो पाक बे है, वहाँ के डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को IUCN से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। अब ये डुगोंग, जिन्हें सी काउज या समुद्री गाय भी कहते हैं, काफ़ी रेयर जीव हैं। और इस पहचान से क्या होगा? इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल फंड्स मिलने में आसानी होगी।
अब जरा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर कुछ नई पाबंदियां लगाई हैं और इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनके तहत सादी चांदी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी बहुत कम लगती है, लेकिन अगर आप तैयार ज्वेलरी इंपोर्ट करें तो ड्यूटी ज्यादा है। तो कुछ इंपोर्टर्स क्या कर रहे थे, वो तैयार गहनों को भी सादी चांदी बताकर कम ड्यूटी पर ले आ रहे थे। तो सरकार ने इसी लूप होल को बंद करने और अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए ये कदम उठाया है। चलिए, और अब आखिर में फटाफट देख लेते हैं दिन की कुछ और जरूरी सुर्खियां। साइंस की दुनिया से खबर है कि CSIR एक नई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम लागू करने जा रहा है। एनवायरनमेंट की फील्ड में भारत की जिनाली मोदी ने UNEP का बड़ा प्रेस्टीजियस यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो मलेशिया में होने वाले सुल्तान ऑफ जौहर कप के लिए इंडियन हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। और आखिर में बिजनेस वर्ल्ड से एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब नायका की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। तो आज हमने ये जो अलग अलग कहानियां देखी, इनसे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, चाहे वो पानी के बंटवारे का मुद्दा हो या फिर किसी क्षेत्र की अपनी पहचान की मांग। सवाल ये है कि भारत एक देश के तौर पर अपने डेवलपमेंट के लक्ष्यों और अपने ही लोगों के अलग अलग अधिकारों और उम्मीदों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।